नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण जगह जा रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में, चंपावत जिले में जो स्थित है। और वो जगह है हिंगला देवी मंदिर। तो ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं ये हिंगला देवी ही क्षेत्र है, पलसोद क्षेत्र में ही ये आता है। और हिंगला देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण यहाँ पे देवी का स्थल है, एक देवी की सिद्ध पीठ है जो हिंगला देवी के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। और चंपावत जनपद बहुत समृद्धशाली उसका इतिहास है, देवी की शक्ति पीठ के रूप में और सिद्ध पीठ के रूप में। और अगर इसकी स्टार्टिंग करें तो टनकपुर में ही माँ पूर्णागिरी का धाम है जो 52 शक्ति पीठ में से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और जहां पर सती की नाभि गिरी थी। तो नाभि के रूप में वहां पे उनकी पूजा होती है सती की। और उसके अतिरिक्त चंपावत जनपद में ही देवीधुरा में भगवान विष्णु के वराह अवतार को अपने वाम अंग में धारण करने वाली माँ बाराही देवी भी है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले का आयोजन होता है। उसके साथ साथ चंपावत जनपद के ही लोहाघाट ब्लॉक में दिगाली चौड़ नामक कस्बे के समीप ही माँ अखिल तारणी का मंदिर है, जिसका उल्लेख स्वयं स्कंद पुराण के मानस खंड में 63वें अध्याय में है। और भीम ने भी अपने पुत्र घटोत्कच के श्राद्ध से पहले माँ अखिल तारणी की पूजा करी थी। इसके अतिरिक्त कई यहाँ देवियों की सिद्धपीठ भी स्थापित है, जैसे लोहाघाट में बिशुंग ग्राम में माँ कणाई देवी का मंदिर है, उसके आगे झुमाधुरी मंदिर है, उसके साथ साथ मडलक में वैष्णवी देवी मंदिर है। और इसके अतिरिक्त लदिया घाटी के मचियाड़ क्षेत्र में माँ शिला देवी का पवित्र धाम है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में कुमाऊं में या चंपावत जनपद में शिव मंदिरों के साथ साथ देवी के मंदिरों भी जो है यहाँ पे प्रमुख मात्रा में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, विद्यमान है। तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण एक स्थल इस चंपावत जनपद के चंपावत मुख्यालय में है, जिसका नाम हिंगला देवी है और ये उसका पैदल रास्ता जाता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस मंदिर का नाम हिंगला देवी कैसे पड़ा और कौन थी हिंगला। इसके अतिरिक्त यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ होती है, कौन यहाँ के धार्मिक प्रबंध को देखता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो इस क्षेत्र से संबंधित है, चंद राजाओं से संबंधित है, जैसे बाराखाम। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी जानकारी बहुत कम यहाँ पे है वो है रुदु कुमाई के भवन के अवशेष। रुदु कुमाई कौन था इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज हम दर्शन करेंगे माँ हिंगला देवी के, एक महत्वपूर्ण अधिष्ठात्री देवी इस क्षेत्र की मानी जाती है, इस चाराल पट्टी की, और बहुत ज्यादा श्रद्धा लोगों की उनके प्रति है। तो आइए, स्वागत है आपका माँ हिंगला देवी मंदिर की ओर। तो ये हिंगला देवी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, एक विशाल, और यहीं से हम लोग प्रवेश करेंगे इस मंदिर के भीतर। और हिंगला देवी मंदिर चंपावत के अतिरिक्त अन्य जगह भी है, गिनी चुनी जगह। एक पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में भी एक हिंगलाज देवी का मंदिर है जो वहां की मान्यता के अनुसार शक्तिपीठ में गिना जाता है। और वहां जितनी हिंदुओं की आस्था है वहां उतनी आस्था वहां पे मुस्लिम वर्ग के लोगों की भी है, और उसको वहां पे नानी का मंदिर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक हिंगला देवी मंदिर रायसीन जिले में भी है जो कि मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद कुछ लोग गुजरात में भी एक हिंगला देवी मंदिर बताते हैं। और उसके बाद हमारे चंपावत मुख्यालय में स्थित ये हिंगला देवी मंदिर। तो हिंगला देवी मंदिर नाम से कुछ मंदिर है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब देखते हैं इसके भीतर चल के कि इस मंदिर की क्या क्या खासियत आज हम लोग देखते हैं, पुराने अवशेष हमको क्या मिलते हैं, और हिडिंबा जो कि भीम की पत्नी थी और वीर पराक्रमी घटोत्कच की मां थी, उनका इस मंदिर से क्या संबंध है। तो आइए इसके भीतर चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम लोग माँ हिंगला देवी के दरबार में। आप देख सकते हैं ये ध्वजाओं से युक्त, लाल ध्वजाओं से युक्त ये कितना खूबसूरत ये मंदिर है। और एक बहुत समृद्धशाली इसका इतिहास है, बहुत ज़्यादा मान्यता इसकी है यहाँ पे, जो भगवती के ही एक रूप से जुड़ी हुई है। और ये द्रोणकोट के ऊपर जो पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर बनलेख जो आगे क्षेत्र है, उसके टॉप में ये यहाँ पे स्थित है।
और देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत ये यहाँ पे इसका प्रांगण है, ये मंदिर परिसर है और कितनी शांति है यहाँ पे। एक अलग ही प्रकार का आध्यात्मिक सुकून यहाँ पे मिलता है। और अब चलते हैं इसके भीतर और देखते हैं यहाँ पे किस रूप में देवी की पूजा होती है और क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आइए। तो ये है माँ हिंगला देवी का मंदिर और अभी आपने देखा गर्भगृह में एक शिला है, पाषाण शिला, जो चुंदरी से आच्छादित है। तो उस रूप में यहाँ पे माँ हिंगला देवी की पूजा होती है और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे देवी के योनि स्वरूप की पूजा होती है जो सृजन का प्रतीक है। और जो यहाँ पे इसी के नीचे एक गाँव है, हिंगला मंदिर पहाड़ की गोद में जो पबैत नाम का गाँव है, तो वहाँ के जो पांडे लोग हैं वो इस मंदिर के पुरोहित है और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं उनको संपादित करते हैं। तो अभी हम उस परंपरा से आने वाले जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, क्या यहाँ की परंपराएं हैं, क्या यहाँ के नियम है और तमाम जानकारियाँ। हम लोग इस समय पबैत गांव में हैं और ये पबैत गांव वही गांव है जहाँ के पांडे लोग हिंगला देवी मंदिर की व्यवस्था है, वहाँ पुजारी है, वहाँ पुरोहित है, वहाँ के सारे धार्मिक अनुष्ठानों को संपादित करते हैं। और वो आप सामने देख सकते हैं, वो खूबसूरत हिंगला देवी पर्वत यहाँ से दिख रहा है और उसी पर्वत की गोद में ये खूबसूरत ये पवैत गांव है जिसके आगे हम लोग ग्राउंड में बैठे हुए हैं। और मेरे साथ इस समय श्री मोहनचंद पांडे जी है जो नियमित रूप से हिंगला देवी मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों को देखते हैं, करते हैं, संपादित करते हैं और बहुत अनुभवी व्यक्ति है, इस क्षेत्र के बहुत जानकारी रखते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं हिंगला देवी मंदिर के बारे में। तो पांडे जी, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो पांडे जी, हिंगला देवी मंदिर के बारे में बताइए कुछ। हिंगला देवी मंदिर बहुत पुराना है जी, शक्तिपीठ के नाम से इसको जाना जाता है जी। और इसकी वजह से हिंगला देवी के जो मंदिर हैं 2-3 ही मंदिर हैं जी। हिंगलाज मंदिर एक वहाँ जी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी है जी जी, और एक मध्य प्रदेश में भी है जी। और तीसरा मंदिर यही है हिंगला देवी का जी। और इसको यहाँ पर पहले झूला भी था जी। ऐसा कहा जाता है कि हिडिम्बा नाम की क्या राक्षसी जी 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 राक्षसी भी यहाँ झूला खेलती थी। वो झूला खेलने और वो उसके पिंग और भीमसेन उसको पिंग देता था और वह कहाँ अखिल तारणी तक जाते थे। हाँ। जी। और घटोत्कच में भी इनका मंदिर है हिडिम्बा का जी। वहाँ भी नवरात्रि में पूजा पाठ आज की जाती है जी। और वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि ये आदिशक्ति हैं जिनके शरण में जाने से और इनका स्मरण करने से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, मन इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ पर हम लोग वैसे आश्विन और चैत्र पक्ष में, चैत्र मास में मतलब नवरात्रि में पूजा भी करते हैं, नियमित पूजा 10 दिन तक। 10वीं के दिन पारायण किया जाता है यहाँ पर और उसके बाद कभी कभी पर्व में के समय में फिर वहाँ जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। साथ ही साथ जब कभी कोई लोग श्रद्धालु लोग भगवती की पूजा करने के लिए आते तो उस समय हम लोग जाते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ आदि का आयोजन किया जाता है। और कई बार यहाँ पर श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत का भी आयोजन हो चुका है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ भी रहती है। और यहाँ पर भारत के दक्षिण भारत के भी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। गुजरात के कई लोग यहाँ पर आए मंदिर के दर्शन करने के लिए। उनसे भी उनसे भी हमारी पूरी बातचीतें हुई और वह बड़ी श्रद्धालु लोग थे। यहाँ पर कई बार आ गए हैं वहाँ और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग जो है तो पूजा पाठ करने के लिए और माँ से मन्नत मांगने के लिए आते रहते हैं। पांडे जी, हम देखते हैं वहाँ जो शिला है वो, हाँ, शिला है, पत्थर की शिला है वो और योनि के रूप में स्थित है। और उसके बाद वहाँ पर ऐसा ध्यान में अगर आप
बैठ जाइए तो ध्यान लगा करके आप देखिए कि माँ जो है तो वहाँ पर योनि मुद्रा में बैठी हुई है और हमारी तरफ उनकी दृष्टि भी पड़ी हुई है और एक तरफ से हम उनके स्वरूप का ध्यान भी कर रहे हैं। तो उस समय साक्षात माँ के विराट स्वरूप का दर्शन वहाँ पर हमको देखने में आता है। जी। और पांडे जी, जैसे ये पबैत गांव है, जी हाँ, ये भी एक चंपावत की समृद्धशाली इतिहास की जो परंपरा है, हाँ, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पांडे जी, यहाँ आसपास भी कोई ऐसी धरोहर है अभी जो पुरानी है, कोई नौला बिरखा? हाँ, पवित्र हिंगला देवी के पास में बारखाम है। जी। ये चंद राजाओं के टाइम का है। जी। राजा लोग वहाँ पर चौपाल खेला करते थे, ऐसा कहा जाता है। जी। और एक दो बार वहाँ पर बहुत दूर दूर के जो लोग आए हैं उनको वहाँ से घड़े भी मिले हैं जी। सोने और चांदी के घड़े मिले हैं, वो ले गए हैं खोद करके। सिर्फ हमने उनका खुदा हुआ आकार ही वहाँ पर देखने में मिला, पूजा पाठ के दिखी हमको देखने में आई वहाँ पर। और पबेत में भी एक सुंदर पुरातात्विक नौला है जिसकी वो हर समय रोड बनने से पहले उसमें ऊपर से पानी बहता रहता था हर समय। बहुत जितने सवेरे हम स्नान करने के लिए जाएंगे तो सवेरे उतने ज्यादा मात्रा में गर्म मिलता था नहाने में, बड़ा आनंद आता था। लेकिन अब वह नौला भी सूख चुका है। एक बार उसकी मरम्मत करने के बाद फिर और ज्यादा सूख गया वो नौला। और लेकिन खड़ा है, उसकी आकृति अभी भी देखने में आती है कि पुरातात्विक नौला है। यह नौला हम कहा जाता है चंद्र राजाओं के राज शासन काल में बनाया गया था। यहाँ पे अधिकांश नौले नौले और धरोहर चंद्र राजाओं के राज्य की है। सब नौले है, बिरखम है, बारखाम है और रुतकुमिया का एक नौला भी है, वह भी देखने लायक है यहाँ पर। बहुत पुराना है वह भी। और उसके साथ ही साथ पवित्र गांव के नजदीक में इधर ये एमएस के पास में एक मंदिर वहाँ पर भी है। ये कतुरी राजाओं का बना शासन का है वो। और उसके साथ ही साथ एक मंदिर नीचे भी है पवित्र गांव उसी के एमएस के सामने। विष्णु भगवान का मंदिर है। सिटुड़ा से वहाँ रास्ते में देखा होगा। जी, मैं वहाँ गए और उस पर वीडियो भी बना चुके हैं। कीर्ति वल्लभ सत्ता जी वहाँ की आराध पूजा पाठ किया करते। 2-3 बार हम भी वहाँ शिवार्चन करने के लिए गए हैं ना। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर वो मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो पांडे जी, धन्यवाद आपका बहुत इस जानकारी के लिए। मेरे साथ इस समय वैद्य जी है। वैद्य जी की इस प्रसिद्ध चाय की दुकान में है और जलेबी यहाँ पे बनती है बड़ी स्वादिष्ट। और हिंगला देवी मंदिर के समीप ही उसी क्षेत्र में वैद्य जी की दुकान है। और वैद्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम अपना एक पहला वीडियो वैद्य जी को ही केंद्रित करके बना चुके हैं और वैद्य जी को यहाँ पे हर्बल मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इस देश के प्रदेश के जितने भी अनुसंधान केंद्र है जो कृषि से संबंधित है, औषधियों से संबंधित है, उसमें वैद्य जी प्रशिक्षण दे चुके हैं, प्रशिक्षण ले भी चुके हैं। और तमाम अखबारों में इनके जो शोध ये करते हैं स्थानीय स्तर पर वो प्रकाशित होते रहते हैं। साथ साथ बहुत सारे लोग वैद्य जी के अनुभवों से जो है सीख लेते रहते हैं। और यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं, औषधीय पेड़ है जिनके गुणों की हमें जानकारी नहीं होती है, तो उन सब में वैद्य जी काम करते हैं। और आसपास उन्होंने एक बहुत बड़ा हर्बल पार्क बना भी रखा है। तो वैद्य जी एक इस क्षेत्र के एक सयाने व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं यहाँ की पुरानी चीजों का। तो आज उनसे हम पूछते हैं माँ हिंगला देवी के बारे में कि वो हिंगला देवी मंदिर को उसके इतिहास को यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से वो इस क्षेत्र में है। तो वैद्य जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। ठीक है भाई। तो वैद्य जी, हिंगला देवी मंदिर का इतिहास यह है महोदय, वैसे झूला देवी भी इसे कहा जाता था जी। झूला जो है झूलने वाला झूला जी। और ये हिंगल के पींगों से हरमा देवी जी। और ये हिंगल के पींगों में आई है करके इतिहास था जी। जो अभी आपको एक कुटके के बारे में, उसके लोहे के जो संगल थे, संगल के कुछ टुकड़े वहां पर पड़े थे जो खुदाई में काफी गहराई में मिले थे। कम से कम 10 मीटर नीचे खुदाई करने पे वो मिले थे। और शायद वो बाबा के वहाँ पड़े हों या न पड़े हों, उनके त्रिशूल में लटकाए गए थे। इससे प्रतीत होता था हिंगला देवी का जो इतिहास है वो हिंगल के पींगों से आई थी। अच्छा। और वो आई थी अखिल तारिणी से जी। ऐसा ऐसा कहना लोगों का, बुजुर्गों का था और जो हमने सुना था। और आज भी वो चीजें सामने हैं। वो शक्तिशाली पीठ है और लोग काफी यहाँ पर नवरात्रों में भीड़ रहती है और काफी लोग यहाँ पर आते हैं, मान्यता काफी है उनकी। और इसी पर्पज से वहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता था, काफी भीड़ लगी रहती है महोदय। तो ये ऐतिहासिक मंदिर है।
तो अब चलते हैं हिंगला देवी मंदिर परिसर में अन्य और कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनको देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वहाँ पे हमको महत्वपूर्ण चीजें मिलती है। तो आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक विशाल झूला आपको दिख रहा है और इसी झूले से ही एक कहानी शुरू होती है इस हिंगला देवी मंदिर की। तो सारी जो एक जो बैकग्राउंड है वो इसी झूले से है और वो किस तरीके से है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तब तक हम लोग चलते हैं और जो इस मंदिर परिषद में जो मंदिर है जो लघु देवालय है वहां की ओर। एक लघु देवालय हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो काली माता का है और आप देख सकते हैं अंदर ये बड़ी खूबसूरत मूर्ति है काली माँ की और जिनके चरणों में शिव जी है और उसी स्थिति को देखकर काली माता की जो जीभ है वो बाहर को निकल जाती है जिसका प्रतिमांकन बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे किया गया है। कुछ यहाँ पे जो पूजनीय स्थल है वो इस रास्ते थोड़ा सा नीचे भी है तो एक बार वहां पे जाके देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो आइए। चूंकि ये बरसात का मौसम है और रास्ते में आप देख सकते हैं कि काफी काई है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इस समय ऐसे पहाड़ के रास्तों में आना होता है। तो एक मंदिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और प्रकृति पूजा हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेड़ है जिसकी यहाँ पे पूजा की जाती है और एक शिला देख सकते हैं शिला का रूप जो यहाँ पे पूजनीय है और यहाँ पे तमाम ऐसी शिलाएं हैं ऐसे पहाड़ है जो महाभारत काल से जोड़े जाते हैं और महत्वपूर्ण ये शिला आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो देवी का मुख्य मंदिर है वहां भी एक शिला के रूप में ही जो इस समय चुनरी से ढकी हुई है देवी की मां हिंगला देवी की पूजा एवं आराधना की जाती है। तो ये देख सकते हैं आप एक विशाल झूला जो ठीक मां हिंगला देवी के इस दरबार के सन्निकट है और यहाँ पे हर देवी मंदिर की एक वहाँ एक व्यवस्था होती है कि एक झूला वहाँ जरूर होता है जो देवी के झूलने से संबंधित बताया जाता है और इस मंदिर का इतिहास भी इन झूले से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक तो भगवती के रूप में मां हिंगला देवी की पूजा होती है और उसके साथ साथ जो इतिहासकारों का एक वर्ग है ऐसे इतिहासकार ऐसे विद्वान जिन्होंने इस क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पे काम किया है धर्म पे काम किया है तो उनके अनुसार ये जो मंदिर है ये हिडिंबा देवी से भी संबंधित रहा है। हिडिंबा जो कि भीम की पत्नी और पराक्रमी घटोत्कच की मां के नाम से जानी जाती है और प्रसंग ये है कि ये क्षेत्र पुराणों में भी स्कंद पुराण में भी ये क्षेत्र हिडिंबा से संबंधित बताया गया है। इस जगह वो रहते थे विचरण करते थे उनके भाई का शासन था हिडिंब का। तो श्रावण मास में वो इस पर्वत श्रृंखला में झूला झूलती थी और झूला झूलने को जो झूला है उसको हिंडोला कहा जाता था। तो झूला झूलती थी और जब यहाँ पे इस क्षेत्र में पांडवों का भ्रमण हुआ पांडव इस क्षेत्र में वो आए तो यहाँ पर हिडिंबा की भीम से मुलाकात हुई झूला झूलते हुए और उन्होंने निवेदन किया भीम से पींग देने का थोड़ा सा झूले को धकेलने का झूलने के लिए। तो जब भीम ने पींग दी तो वो जो है हिंगला जो हिडिंबा थी वो यहाँ से जो अखिल तारिणी मंदिर है वहां तक वो झूला चला गया और अखिल तारिणी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है चंपावत के इतिहास का। और जब भीम ने हिडिंबा से उत्पन्न अपने पुत्र घटोत्कच का श्राद्ध किया तो सर्वप्रथम उन्होंने मां अखिल तारिणी का ही स्मरण किया था तो ये स्थान भी वहां से जुड़ा हुआ माना जाता है। और तो यहाँ पे कभी वो झूला था तो उसी झूलने के कारण हिंडोला से झूलने के कारण इस जगह का नाम हिंगला पड़ा। ऐसे कई विद्वान और कई इतिहासकार मानते हैं और यहाँ के बुजुर्गों में भी ऐसी ही कुछ कहानी प्रचलित है। तो ये एक महत्वपूर्ण
जो प्रसंग है, जो महाभारत कालीन घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ के अन्य क्षेत्र में अन्य जगह से भी जो है यहाँ पे जोड़ी जाती है महाभारत काल की घटनाएं, तो उससे जुड़ा हुआ ये प्रसंग है। तो इस हिंगला देवी जो मंदिर की कहानी है, ये झूले से बना है, हिंडोले से बना है, और यहाँ पे कभी एक विशाल झूला था, जैसा कि पुराने लोग बताते हैं। अब ये दूसरे रूप में है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस हिंगला देवी मंदिर क्षेत्र का। चंपावत में माँ हिडिंबा देवी का मंदिर भी है, जो गौड़ी जाने वाली रोड में है, मुख्य सड़क से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। और घटोत्कच मंदिर से भी हिडिंबा मंदिर में जाया जा सकता है, और ऐसी मान्यता भी है कि हम घटोत्कच मंदिर में जो भी पूजा पाठ की सामग्री चढ़ाते हैं वो सब हिडिंबा मंदिर में पहुंचती है। तो हिंगला देवी मंदिर के मुख्य परिसर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं इसी मंदिर के एक अन्य भाग, यहाँ पे हनुमान मंदिर की ओर, और उसी मंदिर क्षेत्र से ये हनुमान मंदिर जुड़ा हुआ है। तो आइए इसके भीतर प्रवेश करते हैं। तो ये है हिंगला देवी क्षेत्र का हनुमान मंदिर। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई गई है, साथ में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। गणेश भगवान की मूर्ति हम यहाँ पे देख सकते हैं, और अंदर एक विशाल प्रतिमा है हनुमान जी की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और चूंकि मंदिर अभी इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है ये बंद है, और बहुत ही खूबसूरत ये परिसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये हिंगला देवी क्षेत्र, और उतने ही खूबसूरत यहाँ के जितने भी मंदिर है ये उनका परिसर है। और आगे यहाँ पे एक वॉच टावर सा बना रखा है, जिसके बगल में आप ये टावर देख सकते हैं। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत चंपावत का व्यू आता है, और चंपावत के उन चुनिंदा पॉइंट्स में से ये जगह आती है जहाँ से आप इस शहर का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। तो हिंगला देवी मुख्य मंदिर के दर्शन के उपरांत, हनुमान जी के दर्शन के उपरांत अब हम चलेंगे बाराखाम की ओर। बाराखाम जो यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्मारक था, एक धरोहर थी, और बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का नमूना था यहाँ के चंद शासकों के द्वारा, जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो उस ओर चलेंगे तो यही वो रास्ता आगे जाएगा, और देखते हैं बाराखाम को और क्या उनकी कंडीशन है और कितने वो बचे हैं। तो आइए। तो पहुंच चुके हैं हम लोग बाराखाम की तरफ, और ये आप देख सकते हैं ये कुछ ध्वंसावशेष अभी भी पड़े हुए हैं। और जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से ये रास्ता आ रहा है हिंगला देवी मंदिर के नीचे से, और ये रास्ता आगे जो है ये मिलेगा बन लेक को। तो धुरा क्षेत्र के ऊपर ऊपर होता हुआ ये पैदल रास्ता था, ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता था जब से यहाँ पे चंद्र शासन की स्थापना हुई है, और उससे पहले भी एक पैदल मार्ग। और ये आप देख सकते हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है ये हमारे सांस्कृतिक धरोहरों के दृष्टिकोण से। और इसका जो लेकिन जो मेन हिस्सा है वो वहां पे है, तो उसको हम देखते हैं। तो बाराखाम के नाम से प्रसिद्ध है ये जो स्मारक था, बाराखाम यानी कि 12 खंबे। तो ये आप देखिए ये विशाल पत्थर, ये विशाल स्तंभ यहाँ पे रखे हुए हैं, और अगर इसको हम यहाँ पे करीब से देखें तो आप देखेंगे कि ये एक बड़ा चबूतरा, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस तरीके के जो चबूतरे थे ये बेसिकली 12 खंभों पर आधारित होते थे, और ये चबूतरे भी जिनको सराय भी कहते थे, ये चंद शासक जो थे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे शासन किया, कत्यूरी शासक थे, तो ये दरअसल ज्यादातर वहां पे बनते थे जहाँ पे पैदल मार्ग होते थे। तो अभी भी ये कई जगह अवशेष मौजूद है, और सप्तेश्वर मंदिर के समीप एक गड़कोट गांव है, उसके ऊपर तोली गांव है, तो वहां पर भी अभी भी ऐसे ही अवशेष बचे हैं। लेकिन बस वहां वो अलग इसलिए है क्योंकि वहां पे अभी भी प्लेटफॉर्म बचा है, और उसके ऊपर वो 12 खंबे अभी भी सुरक्षित है, लेकिन जो उनकी जो छत है वो नष्ट प्राय हो चुकी है। उसके साथ साथ जो द्रोणकोट का एरिया है, जो सर्किट हाउस के नीचे ब्लॉक से वहां से शुरू होता है, तो उसके एंड में कोतवाली चबूतरा है, जिसको रानी चबूतरा भी कहते हैं। तो वहां पर भी ऐसी ही एक इमारत थी जहां पे लोग जो है विश्राम किया करते थे। बाद में जो कोतवाली चबूतरा है, खैर वहां तो वो राजा से संबंधित था, वहां पे राजा चौपड़ खेलता था, या जो भी अपने फैसले हैं इंसाफ से संबंधित, भूमि राजस्व से संबंधित, उनको सुनाता था। तो ये भी मंदिर, नौले, इसके अतिरिक्त बिरखम, किले के साथ साथ
चंद वंश के जो शासक थे उनकी स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना हुआ करता था। तो 12 स्तंभ इसमें होते थे और आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये प्लेटफॉर्म है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये कॉलम्स बने हुए हैं, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और इसकी लंबाई के हिसाब से 2 यहाँ पे ये और रहे होंगे और इस तरीके से 4-4 करके यहाँ पे जो है 12 स्तंभ रहे होंगे। और उसके बाद वो 12 स्तंभों पर ऊपर एक छतरी नुमा आकृति होती थी जो उसको छत प्रदान करती थी और जो है उनमें बड़े बड़े जो है स्लैब डाले जाते थे, बड़े बड़े क्षैतिज और स्तंभ रखे जाते थे, जो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पड़े हुए, ये उन्हीं के अवशेष हैं। ये स्तंभ के ऊपर जो छतरी बनाई जाती थी ये उसके एक कोने का हिस्सा है जो अभी भी हम कोतवाली चबूतरे में भी देख सकते हैं। तो ये 12 स्तंभ थे, कुछ वहां पड़े हैं, कुछ स्लैब यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है कि हम इतनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक जो धरोहर थी हम उनको जो है बचा ना पाए। तो यही वो 12 खाम है, एक चंपावत का एक इतिहास में विस्मृत एक अध्याय जो है उसको हम देख सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत इमारत कभी रही होगी राहगीरों के विश्राम के लिए, उनके आराम के लिए, बारिश से बचने के लिए, बर्फ से बचने के लिए, उनके बैठने के लिए ये जगह थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी तरीके से नष्ट प्राय है और इसके जो ध्वंसावशेष हैं वो हमको बस मिल पाते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि अब जो इमारत बची है हम उनकी देखभाल करें। तो अब चलते हैं रुदु कुमाई के भवन की ओर, जो उससे संबंधित स्थान है, उसके जो अवशेष बचे हैं उधर हम चलते हैं और देखते हैं कि रुदु कुमाई ये था कौन और क्यों ये फेमस है चंपावत के लिए। तो आइए। बातों के दौरान ही यहाँ पे अन्य कौन सी ऐतिहासिक इमारतें हैं और कौन से अवशेष यहाँ पे अभी बचे हैं, तो ऐसी चर्चा करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान के बारे में हमें अभी वैद्य जी ने बताया और वो रुदु कुमाई से संबंधित है। और रुदु कुमाई वह नाम है जिसके बिना इस चंपावत का इतिहास जो है वो अधूरा है और जो इस क्षेत्र के लोग अपने आप को, हम लोग अपने आप को यहाँ पे कुमैया कहने पे गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो रुदु कुमाऊ ये वह व्यक्ति था जिसके नाम में सबसे पहले जो है कुमैया शब्द हमको मिलता है। तो अब चलते हैं वैद्य जी उस स्थान की ओर और देखते हैं कि उससे जुड़ा हुआ जो भवन है वो किस रूप में अभी मौजूद है और कौन सा ऐसा शासक था और कब का उसका लेख था जिसमें रुदु कुमाई का उल्लेख मिलता है। तो चलते हैं अब रुदु कुमाई के उस अवशेष की ओर। जी तो रुदु कुमाऊ के उस भवन की ओर हम जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि घने जंगलों के मध्य वो धरोहर अभी मौजूद है और किस रूप में है वो तो खैर उसके करीब जाके पता चलेगा। हमारे साथ वैद्य जी हैं और साथ में अन्य गांव के लोग और बहुत ही एडवेंचरस ये रास्ता है क्योंकि बरसात का समय है, जोंक अक्सर यहाँ पे पैरों में लग जाती है तो वो सब सावधानी देखनी होती है। तो चलते हैं। घर का प्रांगण रहा क्षेत्र में इस समय हम लोग इस समय यहाँ पे खड़े हैं और हिंगला देवी पर्वत के ही नीचे गोद में ये जगह है और ये जगह संबंधित है रुदु कुमाई या रुदु कुमैया जिसको कहा जाता था, एक बहुत ही ऐतिहासिक व्यक्ति। और हम जैसे ये कहा जाता है कि जो कुमाऊं की शुरुआत हुई है, जो कुमाऊं का नामकरण हुआ है वो इसी चंपावत में जो क्रांतेश्वर पर्वत है वहां पे भगवान विष्णु के जब उन्होंने कूर्मा अवतार लेकर वहां पे 3 साल तक तपस्या की थी तो उसी से प्रदेश कूर्म प्रदेश कुमु होते होते कुमाऊं हो गया। तो बहुत सारे मत है कि इस जगह का नाम कुमाऊं कैसे पड़ा, तो एक ये भी मत जो है वो प्रमुखता से रखा जाता है और यहाँ के लोग अपने आप को कुमैया कहते हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कुमैया कहने में। तो कुमैया शब्द सबसे पहले जिस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम में हमको मिलता है उस व्यक्ति का नाम था रुदु कुमाई या रुदु कुमैया। और ये जो क्षेत्र है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे उसका एक निवास स्थान था, घर था
उससे संबंधित भवन यहाँ पे था। और रुदु कुमाई ये इतना प्रसिद्ध, इतना महत्वपूर्ण ये व्यक्ति था चंद्र शासन में कि जो एक राजा ज्ञानचंद थे, जिनके नाम के आगे गरुड़ ज्ञानचंद लगा हुआ है, तो राजा ज्ञानचंद ने उनका जो शक संवत उस समय प्रचलित था 1340 का, तो उसमें एक ताम्रपत्र है उनका, शक संवत 1340 का ताम्रपत्र है राजा ज्ञानचंद का, उसमें रुदु कुमाऊं का जिक्र है। और उसका जिक्र इस प्रकार है कि जब भैया दूज के अवसर पर जो बगवाल खेली जाती थी इस क्षेत्र में, तो वहां पर रुदु कुमाऊं जो है वो राजा ज्ञानचंद की ओर से उनका प्रतिनिधित्व करता था। तो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है रुदु कुमाई या रुदु कुमैया, जहां से एक शुरुआत चली आ रही है अपने नाम के आगे कुमैया लगाने की। तो उसके बिना शायद ही किताब अधूरी मानी जाएगी, जिसमें कुमाऊं का जिक्र हो, कुमाऊं के नामकरण का जिक्र हो, कुमैयों का जिक्र हो और रुदु कुमाऊं का जिक्र ना हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन बहुत बदहाल अवस्था में है, नष्ट प्राय हो चुकी है। और मेरे साथ वैद्य जी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बातों बातों में यहाँ का जिक्र किया। उनके साथ श्री टिकर जोशी जी है, साथ में श्री मेहरबान सिंह बिष्ट जी है जो यहाँ वायरलेस में तैनात है। और हम सब आज इसी क्षेत्र को यहाँ पे देखने आए हैं। तो एक बार अब हम करीब से देखते हैं कि कैसा ये भवन रहा होगा, कौन कौन से उसके अवशेष बचे हैं। तो वैद्य जी, यही था वो स्थान जहाँ रुदु कुमाऊं निवास करता था। जी। और किस प्रकार से भवन था यहाँ पे, आपने कैसा देखा है? यहाँ पर करीब 3 फीट से ऊंचाई पर जी। ये इसका जो जमीन की सतह से 3 फीट ऊंचा जी। जो अभी पट गया है, कुछ हिस्सा इसका जमीन में है। जी जी। और इसको खोदने से काफी चीजें नीचे, काफी जो सरिया से ऐसे अड़ाए हुए पत्थर आपको मिलेंगे जी। और ये पत्थर जो 5 फीट आपको सामने में मिला दिखाया गया है जी। वो दरवाजे का पत्थर है जी। एक बगल में उसी का दरवाजे का जो एक अगला हिस्सा जिसको हम क्या कहते हैं, दरवाजा का एक स्तंभ जी। तो उस रूप से ही मतलब वो चीजें मैंने आपको दिखाई। यहाँ पे देखिए चौखट नमूना बना हुआ है जी जी। यही फाउंडेशन इसकी बरकरार है अभी भी, जी। कोई दिक्कत नहीं। खुदान करने में इसके अंदर और चीजें भी कुछ पाई जा सकती हैं जी। बहुत शानदार जगह है ये जी। और इसके सामने जहाँ पर हम प्रांगण से इसका फोटोग्राफरी कर रहे हैं, जो जी। ये प्रांगण में हम खड़े हैं हम लोग जी जी जी। तो ये हमारे साथी लोग और हम यहाँ पर खड़े हैं जी जी जी। और इन लोगों को इतना जानकारी नहीं थी। जी जी। इतनी जानकारी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। जी जी जी। और ये बहुत ही बेस्ट जगह और बहुत ही शानदार इसके अंदर पत्थर है जी। तो वैद्य जी, जो आप चौखट की बात कर रहे हैं, एक बार उसको देखें करीब से, कहाँ पे आपको बता रहे हैं, झाड़ियों में। ये है साहब, ये 5 फीट पत्थर देखिए लंबा। जी जी जी। और कम से कम 10-12 सेंटीमीटर करीब मोटाई का पत्थर है वो। जी जी जी। जो सामने लगा है जैसे जी 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 जी। झाड़ी के अंदर बंद है, वो दरवाजे का पत्थर लगता जी जी है जी। जिसमें खांचे बनाए गए हैं। जी जी जी। और ये देखिए साहब, इसका दृश्य सामने यह है, देखिए कितना शानदार आलीशान पत्थर है। ये बहुत जबरदस्त ये दृश्य आपने हमें दिखाया है। और जो ये पत्थर आप दिखा रहे हैं वैद्य जी, और ये हूबहू वैसे ही पत्थर है। चूंकि ये शक संवत 1340 की बात है, तो उस समय जो क्षति चल रही थी, यहाँ के किले, मंदिर, नौलों में इसी प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था। तो ये देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण धरोहर जो है वो यहाँ पे नष्ट प्राय यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और झाड़ियों से ढकी हुई जी। और वैद्य जी, दूसरी तरफ भी कुछ पत्थर दिख रहे हैं। कुछ पत्थर हैं जी जी। ये यहाँ पर ये पत्थर तो उभरा हुआ है, ये सामने है। जी जी जी। और ये नींव का पत्थर देखिए, इसके नीचे काफी मतलब संपदा पाई जा सकती है, पत्थर पाए जा सकते हैं इस प्रकार के ड्रेसिंग वाले पत्थर। जी जी जी। और सरिया से उलझाए हुए जी। देखिए कितना सपोर्टिंग का एक मामला बना हुआ है जी। और कभी कोई पत्थर आगे पीछे खिसके ना। जी जी जी। तो इस प्रकार या भूकंप से या कोई ऐसी अन्य स्थितियों से मतलब वो हिल न सके। जी जी। तो इस प्रकार। और ये सामने से पाइपलाइन जो आपको दिखाई गई है जी, वो ये पाइपलाइन आई है और पाइपलाइन यहाँ तक ही पहुँची है। यहाँ पर वो पाइपलाइन, अच्छा, इस मकान के लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से कितनी दूर से लाया बेचारा, वो कितनी दूर से लाए वो बेचारे। अच्छा। रुदु कुमाई। तो वो अभी वो स्थान है सर, बिल्कुल सुरक्षित है वो स्थान जी। और वहाँ पर पानी की मात्रा काफी है। अभी हम वहाँ जाने का प्रयास करेंगे, उस नौला होगा संभवतः यहाँ पे पानी, तो उस नौले के पास जाने की हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ से इस घर में पानी सप्लाई होता था। झाड़ियों से ढक गया है और एक काफी विशाल है ये, इसकी संरचना आप देखिए। दरवाजा है ये। अच्छा। जी 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 जी। दरवाजा है, ये दिखता पत्थर जैसा पूरा पत्थर ही है, पत्थर का पूरा दरवाजा ही है। पूरा है। करीब
देखा जाए 5.5 फीट का लंबा है और लगभग ये 500 से ज्यादा सालों पुरानी ये इमारत है। हाँ, इमारत। तो वैद जी अब उस नौले की ओर चलते हैं जहाँ पे इस भवन में पानी की आपूर्ति होती थी। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा साहब ये 200 मीटर का। 200 मीटर। तो चलते हैं फिर उस और देखते हैं कि कहाँ पे वो नौला है। जैसा वैद जी बता रहे थे कि वो हमेशा पानी से भरा रहता है और ये इस क्षेत्र में यहाँ पे रुदु कुमाई उस पानी को यूज करता था, शुद्ध पानी के। और कैसे पाइप थे वैद जी? वो मिट्टी के मतलब 9 इंच के पाइप थे जी। वो जॉइंट करके वो पानी यहाँ पहुँचा था। उसी के सॉकेट भी मिट्टी के ही बने थे उसमें। और शानदार पानी, ठंडा पानी, बिल्कुल एकदम चिल्ड पानी, बहुत बढ़िया पानी था। तो चलते हैं उस और। जी ठीक है सर। तो वैद जी ये वही नौला है जिसकी आप बात कर रहे थे, जो रुदु कुमाई से संबंधित है, जहाँ से वो अपने निवास स्थान या जो वहाँ पे उसका क्षेत्र है वहाँ वो पानी ले जाता था। जी, पानी ले जाता, छोटे छोटे पाइप द्वारा, जी जी मिट्टी के पाइपों द्वारा, जी जी, और इस नौले से पानी ले जाया करता था। वो जो आगे आपको नौला दिखाया जाएगा, वो नौले तक ही आपको ले जाते हैं, पाइपलाइन से ही मतलब आपको ले जाना है। जो रास्ता बना हुआ है चंपावत को, जो रास्ता जा रहा है, इसी के नीचे से खुदान करके और वो पाइपलाइन गई है। अच्छा। और ये हिंगला देवी मंदिर है। मंदिर के पर्पज से पहले पानी का यही मूल स्रोत था, जिसके मतलब जल चढ़ाने के लिए हिंगला देवी को पानी यहाँ से जाता था। जी जी, ये महत्वपूर्ण बात बताई वैद जी ने। हमारे पहाड़ में जितने भी मंदिर है उनके पास मंदिर के अनुष्ठानों को करने के लिए एक नौला, पवित्र नौला अवश्य होता था। तो यहाँ पे भी हम ये नौला देख सकते हैं। अभी भी हरियाणा के लोग आते हैं, जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं स्नान करने यहीं आते हैं। जी। तो यहाँ पर जो है शुद्ध पवित्र पानी है ये, और ये गर्मियों में भी सूखता नहीं है, और बहुत शानदार पानी है, ठंडा पानी है। और जैसे कि आप फ्रिज से निकाल रहे हैं इतना ठंडा, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल एकदम। तो अब हम जा रहे हैं एक दूसरे नौले के पास, जो रुदु कुमाई के जो भवन था, जहाँ पे वो रहता था या जो उससे जुड़ा हुआ बताते हैं स्थान, वहां पे पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए एक नौला हमने आगे देखा। तो उस नौले से पानी जिस नौले में जाता था, अब हम वहां पे जा रहे हैं। वैद जी हमारा आगे पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो घने जंगलों के पीछे आप देख सकते हैं, ये पीछे घना जंगल है। और वहां हम जाते हैं और देखते हैं कि वो नौला इस समय किस रूप में है और क्या उसके अवशेष बचे हुए हैं। तो वैद जी कहाँ पे है वो नौला जो आप बता रहे थे? ये जहाँ पर ये एरिया है, जी, उसका कुछ एक थोड़ा सा भाग बचा हुआ है। जी। तो ये सामने आपके सामने दिखाया जा रहा है। जी, ये एक स्तंभ हमें दिख रहा है, ये जो खंबा है, लगा रहता था। ये किलर है, खंबा। जी। और जो पत्थरों से ड्रेसिंग करा हुआ पत्थर है, जी, बड़ा शानदार पत्थर है। देखिए कुछ इसका ऊपर का। जी बिल्कुल। ये स्तंभ में सबसे नीचे ये आकृति बनी होती थी और ये बहुत खूबसूरत, जिसका एक हिस्सा, उसमें से कोई एक टुकड़ा ये भी मिला यहाँ पर जी। और ये इसके बीच में ही ऐसा नौला था, जिससे कि पाइपलाइन द्वारा रुदु कुमाई जी के यहाँ पानी गया था पाइपलाइन द्वारा। वो अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पे अभी पेड़ उगा है और रुदु कुमाई जिसका अभी हमने जिक्र किया, जिसका समय 1418 के आसपास माना जाता है, ज्ञानचंद के समय, तब का ये नौला है, जो बाद में खंडित हो गया और इस्तेमाल में नहीं आया, और ये उसकी स्थिति हो गई। बाद में यहाँ पे पेड़ उगाया है। तो अब हम वाकई में इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो चंपावत भरा पड़ा है ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों से, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वैद जी का, जो हमें इन महत्वपूर्ण चीजों से रूबरू करा रहे हैं। ये पत्थर, ये देखिए सर, ये नमूना है ना, ये पत्थर पड़ा हुआ है नीचे, अंदर अंडरग्राउंड है, फर्श के पत्थर हैं, अंडरग्राउंड है। ये 12 फीट बाय 12 फीट चौकोर का भवन बना हुआ है इनका। अनुमानित ऐसा लगता है कि 12 फीट, जैसे जिसको चौकराई दिख रही है, ये 12 फीट का जो है गोल, ये चौकट नमूना एक आंकड़ा है। यहाँ पे भी पेड़ की जड़ में भी हमें ये जड़ में हमें ये पत्थर है सर। हाँ जी, ये बड़े लंबे पत्थर हैं, 12 फीट, 8 फीट, 9 फीट ऐसे प्रकार के। और आप कुछ अवशेष आगे भी बता रहे थे यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पर 8 फीट पड़ा हुआ है। जी। ये दरवाजे का ही लगता है। नहीं, दरवाजे का तो नहीं, ये एक स्तंभ या फिर जो ये ऐसे
ये अगला वैसे मकान की संरचना प्रतीत हो रही है। ना तोड़ दिया गया है, देखिए ये लगभग मकान का है, मकान का है जी, भवन का हिस्सा है ये, भवन का ही एक अवशेष है, क्योंकि अगर इसको हम करीब से देखें तो ये हमें बिरखम तो प्रतीत नहीं हो रहा चौखट नमूना, है, लेकिन हाँ ये वही है जो जी जो आप तोड़ दिया गया है जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मैं आपको खास बात ये बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे जो भवन रहा होगा जी, कभी, जी, जी, ये जो भवन रहा होगा, जी। इस भवन का जिक्र, जी, इस जी। एरिया का जिक्र जी। यहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान ने काम कर रखा है काली कुमाऊं में। जी। प्रोफेसर राम सिंह उनका राम नाम सिंह, है, जी, जी। एक मूर्धन्य विद्वान, मूर्धन्य इतिहासकार। जी, इतिहासकार। और तो उन्होंने एक काली कुमाऊं राग भाग करके उनका एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है, जी, जी। उन्होंने यहाँ के चंपावत के चप्पे चप्पे का वर्णन किया है स्वयं जाकर। जी। तो उन्होंने भी अपनी किताब में इस जगह का जिक्र किया किया है है, जी, कि जी। द्रोणकोट का जो क्षेत्र था, जो सर्किट हाउस के नीचे शुरू होता है और कोतवाली चबूतरे और उसके आसपास का एरिया कवर करता है, तो वहां से जब हम हिंगला देवी के मार्ग में आएंगे तो इस जगह में यहाँ पे रुदु कुमाई का जो है वो भवन है। तो ये अवशेष और वो पत्थर जो वैद्य जी ने हमको दिखाए, ये सब उसकी गवाही दे रहे हैं कि वो बात सत्य है। और जो ताम्रपत्र है, जो इतिहास के एक प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं, उसमें भी राजा ज्ञानचंद के 1340 शक संवत के ताम्रपत्र में रुदु कुमारी का उल्लेख है उसके प्रतिनिधि के रूप में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है, और धन्यवाद देना चाहूंगा वैद्य जी को कि जिनके माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिली। और डिकर जोशी जी हमारे साथ है, और अन्य जो गांव के लोग हैं कि जैसे अमूमन हम देखते हैं कि जो ऐसे भवन होते हैं तो हम लोग भूलवश या जानकारी ना होने के कारण कहीं हम उनको उधर स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक फिलहाल ऐसे इसको रखा है, तो अगर कोशिश रही आगे चीजें सही रही तो शायद इस क्षेत्र में व्यापक खुदाई करके या फिर इसको संरक्षित किया जाएगा तो और इतिहास की जानकारी हमको मिल सकती है, जानकारी मिलेगी जी। तो ये था आज का वीडियो जो हिंगला देवी माँ पे आधारित था, उनके इतिहास पे आधारित था। उसके साथ साथ उस मंदिर परिसर में क्या क्या चीजें हैं, मंदिर का नाम हिंगला देवी क्यों पड़ा, मंदिर परिसर में और कौन कौन से भवन है, और जो पैदल रास्ता था चंपावत से धुरा बल्लेक होता हुआ, वहां जो 12 खाम होते थे, जो एक विश्राम गृह के रूप में एक चबूतरे में 12 खंभों पर एक क्षत्रियों के आधार पर बनाए जाते थे, उसकी जानकारी हमने ली। और इस सबसे महत्वपूर्ण जो ये क्षेत्र है रुदु कुमाई का भवन, तो इसको हमने देखा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और चंपावत ऐसे ही बहुत सारी असंख्य सांस्कृतिक धरोहरों से भरा हुआ है, बस अब कोशिश होनी चाहिए कि उसको संरक्षित करने की, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इस जगह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से जो है वो जान सके, और इस क्षेत्र को पर्यटन के हिसाब से, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से आगे ले जा सके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सभी का।